वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस दुबे 11.0। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स माने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये यहाँ से सीटेट में हमारे एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आना ही आना है, और ये 2-3 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये श्योर एंड सर्टेन है। आप ध्यान से 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। यहाँ से कुछ भी ज़्यादा और नहीं आने वाला है। 110% इसी वीडियो से आएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपका कवर होने वाला है। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स माने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे 1-2 नाम से और भी हम जानते हैं, डेवलपमेंट स्टेज या चरणीय विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? चरणीय विकास का सिद्धांत। पिछली बार एग्जाम में यही पूछा था कि चरणीय विकास सिद्धांत, तो आप समझ लीजिएगा किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। या इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसे अवस्था का सिद्धांत क्यों कहा जाता है और चरणीय विकास का सिद्धांत भी क्यों कहा जाता है। आप हमें बने रहिएगा चैनल पे। अब मैं सबसे पहले बात करूं आपसे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। अर्थात स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो जीन पियाजे एक जीव विज्ञान शास्त्री थे। जीव विज्ञान शास्त्री थे, अर्थात ये जीव जंतुओं पे कुछ अपना प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चे और वाह्य वातावरण के अनेकों बच्चों पर लगभग 15 साल तक एक प्रयोग के दौरान, प्रयोग के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं? तो डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, चरणीय विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले। इनके एक चीज़ और भी यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखिएगा, निर्माणवाद। गलती हो गया है, निर्माणवाद है लेकिन निर्माणवाद है। ये निर्माणवाद एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है। जैसे कि आपने बहुत सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानते होंगे कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो जनरली आपको पता है, थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर, इस तरह से बहुत सारे मनोविज्ञान के संप्रदाय है। उसमें से एक संप्रदाय है जिसे कहा जाता है निर्माणवाद। निर्माणवाद कहता है कि कंस्ट्रक्ट टू नॉलेज इटसेल्फ, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और निर्माणवाद के जनरली जनक कौन कहलाते हैं? जीन पियाजे। एक्चुअली ध्यान में ये भी रखना है, निर्माणवाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर, ये तीनों लोग आते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से सिद्धांत के बारे में? तो जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहले इनके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात बच्चे के ज्ञान के निर्माण माने संज्ञानात्मक विकास बच्चों में कैसे होता है? तो ये तो आप समझिए, संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक का मतलब बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब बच्चा का तर्क करना, चिंतन करना, सोचना, पहचान विकसित करना, ये सब सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं किसमें? कॉग्निशन में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में या संज्ञानात्मक विकास में। अब मैं बात करूं बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है, इस संदर्भ में जीन पियाजे ने कहा कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का जैविक विकास। अर्थात इन्होंने जैविक परिपक्वता को क्या किया? महत्व दिया। जैविक परिपक्वता का मतलब होता है कि बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उसके शारीरिक विकास होना, उम्र का बढ़ना, अर्थात एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अर्थात जैविक परिपक्वता को महत्व दिया, तो ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थात शारीरिक विकास, बच्चा जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट्स होता जाता है। अर्थात वह वातावरण से कुछ अनुभव प्राप्त करता है और यही अनुभव
और यही बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। ठीक है, उन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में और भी कुछ दो इंपॉर्टेंट्स कीवर्ड्स के बारे में बात किया, जिसका नाम है अनुकूलन। एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। अनुकूलन का मतलब होता है कि बच्चा अपने आप को या अपने सोच, अपने विचार को किस प्रकार से एडॉप्ट करता है, कैसे स्वीकार करता है, ये कहलाता है अनुकूलन। एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है। इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं आती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। अर्थात नवीन अनुभवों और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना या नए ज्ञान में ऐड करना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ इसे सिंपल उदाहरण के माध्यम से कि आत्मसातीकरण क्या कहलाता। आत्मसातीकरण बच्चों में कौन से प्रोसेस को कहा जाता है? जैसे बच्चे ने पहले अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में कुत्ते का एक फिगर्स या कुत्ते के कॉन्सेप्ट को अब बच्चा जान रहा है, और बच्चे ने गाय के बछड़े को कह रहा है, गाय का एक बछड़ा है, छोटा सा बछड़ा, गाय का छोटा सा बेबी बछड़ा, उसे क्या बोल रहा है? पिछली बार ये सीटेट में आया भी था। गाय के बछड़े को क्या बोल रहा है कि देखो देखो बड़ा वाला डॉगी जा रहा है। बच्चे ने, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, आप आसान भाषा में इसे समझिए कि नई क्रियाओं का सहारा लेता है। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। पहले सीखा क्या था बच्चे ने? कुत्ता, और कुत्ते के ही तरह कुछ मिलते जुलते फिगर्स गाय के बछड़े को भी बच्चा क्या कह रहा है? कुत्ता ही बोल रहा है, अर्थात नया ज्ञान ऐड कर रहा है पूर्व अनुभव के आधार पे। तो ये बच्चे का कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? आत्मसातीकरण कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, जैसे बच्चे ने किसके बारे में बच्चा समझ रहा है? बच्चे के दिमाग में बच्चे ने पहले एक अनुभव किया हुआ है चिड़िया का, वर्ड्स का। बच्चा ने हेलीकॉप्टर को भी देख करके कह रहा है देखो देखो बड़ी वाली चिड़िया जा रही है। अर्थात अपने पूर्व अनुभव के आधार पे नए चीज़ों को भी क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। आत्मसातीकरण एग्जाम्स में कई बार आते हैं, तो आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे। दूसरे नंबर पे आता है समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना या परिवर्तन करना। अब आपको मैं समझा दूं, बच्चे ने पहले, आपने देखा वहाँ पे बच्चे ने कुत्ते के कॉन्सेप्ट को जानता है और गाय के बछड़े को क्या बोल रहा है? गाय के बछड़े को भी क्या बोल रहा है? बड़ा वाला कुत्ता बोल रहा है। ये तो हो गया आत्मसातीकरण। लेकिन जैसे ही पियाजे ने कहा कि बच्चा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करता है, जैसे ही बच्चे ने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आई, कुछ अनुभव प्राप्त किया, या कोई बड़ा व्यक्ति उसे बता भी दिया कि नहीं ये कुत्ता है और ये गाय का बछड़ा है, अर्थात अब बच्चे ने क्या किया? अपने बौद्धिक संरचनाओं में सुधार किया, विस्तार किया कि ओ माय गॉड, इसे कुत्ता बोलते हैं और इसे गाय का ये बछड़ा है। अर्थात अपने पुराने में कुछ नया क्या किया? ऐड किया, परिवर्तन किया। ये कहलाता है समायोजन। कोई डाउट नहीं? तो आप ध्यान में रखेंगे, समायोजन मतलब नए ज्ञान को में परिवर्तन करना या पुराने में कुछ परिवर्तन करना, पुराने में कुछ परिवर्तन करना, ये कहलाता है क्या? या विस्तार करना, ये कहलाता है समायोजन। आप दूसरा एग्जाम्पल्स ले लो। वहाँ पे आत्मसातीकरण में बच्चे ने हेलीकॉप्टर को, चिड़िया के कॉन्सेप्ट के आधार पे हेलीकॉप्टर को भी क्या बोल रहा था? चिड़िया बोल रहा था। लेकिन बाद में बच्चे ने थोड़ा सा बड़ा हुआ या किसी ने उसे बताया कि नहीं, चिड़िया उड़ती है, पंख होते हैं, बट चूई चूई की आवाज़ करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की कुछ अलग आवाज़ होती है। अर्थात इस आधार पे बच्चे ने क्या किया? अंतर कर पाया, कुछ नया परिवर्तन किया, ऐड किया। ये कहलाता है समायोजन। क्लियर? संगठन के बारे में मैं बात करूं, संगठन बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ व्यवस्थाओं के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो संगठन तो इजी है, आप इसे समझ पाएंगे। साम्य धारणा, ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा समझिए।
आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं साम्य धारणा। ऐसे समझिए, बच्चे ने, फिर से समझिए, बच्चे ने कुत्ता के कॉन्सेप्ट को, डॉग के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, अर्थात कुछ अनुभव प्राप्त किया है, और बच्चे ने बिल्ली को देखा और कह रहा है कि देखो देखो वो भी क्या है, कुत्ता है। अब बच्चे ने बिल्ली और कुत्ते के बीच में संतुलन स्थापित करने में कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि पहले दिन बिल्ली को कुत्ता बोल रहा है या तुरंत बिल्ली को कुत्ते की जगह पे बिल्ली ऐड कर लेगा, नहीं, बीच में कुछ दिन उसे लगेंगे, कुछ समझने में, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने में लगेंगे। ये बीच की समस्या या बीच की घड़ी क्या कहलाती है, साम्य धारणा कहलाती है। साम्य धारणा, कोई डाउट नहीं, तो ध्यान में रखिएगा, साम्य धारणा ये कहानी है। क्लियर। स्कीमा तो एकदम इंपॉर्टेंट है। स्कीमा माने बौद्धिक सूचनाओं को इकट्ठा करना। बौद्धिक सूचनाओं माने जैसे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशंस को अपने ब्रेन्स में ऐड करते हैं, उसी तरह से जिन पियाजे ने क्या नाम रखा, स्कीमा रखा। स्कीमा माने बच्चे ने जो भी कुछ नॉलेज, जो कुछ समायोजन कर रहा है, संगठन बना रहा है, साम्य धारणा के बाद उसमें परिवर्तन कर रहा है, आत्मसातीकरण कर रहा है, ये सब कहाँ पे कर रहा है, बौद्धिक सूचनाओं के आधार पे कर रहा है, अर्थात बौद्धिक सूचनाओं में इन सब चीज़ों को रख रहा है। यही कहलाती है बौद्धिक सूचनाएं, अर्थात बौद्धिक सूचनाओं को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। जिन पियाजे के सिद्धांत में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, अहम भाव। अहम भाव का मतलब होता है स्वार्थी। क्या होता है, स्वार्थी, अर्थात बच्चा क्या होता है, स्वार्थी होता है। चॉकलेट भर भर के रखा है, किसी को देगा नहीं। अर्थात पियाजे ने, इसका एक प्रयोग भी पियाजे ने किया, लगभग 15 से 20 बच्चों को एक रूम में उन्होंने क्या किया, बंद किया, और पियाजे ने पाया कि सभी बच्चे किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे बच्चे से नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि अपनी बातों को रख रहे हैं। अर्थात इसी तरह इस आधार पे उन्होंने बच्चों को क्या बताया, बच्चों में किस प्रकार का भाव है, अहम भाव, जो स्वार्थी भाव होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, पापा ऑफिस से आए, पापा से पूछ रहा चॉकलेट लाए, पापा कह रहे हैं चॉकलेट लाए, फिर कह रहा है मोबाइल दीजिए, मतलब प्रश्न पे प्रश्न, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जाएगा, अपनी ये बातों को रखता जाएगा, आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। ये कहलाता है अहम भाव या स्वार्थी भाव। दूसरा, सबसे पहले एक बात और भी इम्पोर्टेंट है जो पियाजे में आती है, बच्चों में पहले विचार आता है, फिर क्या आता है, भाषा आता है। तो बच्चों में, बच्चा जन्म लिया तो उसमें विचार आते हैं, और थोड़े से भाषा का विकास धीरे 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 धीरे, जैसे बायोलॉजिकल मैच्योर होगा वैसे वैसे उसमें भाषा भी डेवलप्स होंगे, और फिर उसमें क्या हो जाएंगे, भाषा। तो ध्यान में रखिएगा, पहले विचार फिर भाषा आते हैं। यही वाइगोत्स्की में उल्टा है। वाइगोत्स्की में लोग कहते हैं कि भाषा और विचार दोनों एक साथ में हैं, या एग्जाम में तो एक बार यही पूछ लिया था कि भाषा पहले की विचार, तो इस आधार पे हम पहले भाषा को बताते हैं और फिर बाद में विचार को बताते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। बट पियाजे की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो पहले विचार और फिर भाषा। क्लियर। जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में बांटा। ये 4 अवस्थाओं में बांटने की वजह से ही इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, एज थ्योरी या अवस्था का सिद्धांत या चरणी सिद्धांत। 4 चरण में बांटा, इसलिए चरणी सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। अब मैं बात करूं आपसे, तो इसमें एक चीज़ और भी है जिसे हम कहते हैं, जिन पियाजे के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्लियर। चलिए, सॉरी, अब हम बात करेंगे आपसे, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है, 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबको क्लियर होगा ये तो। हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम पास में है और आपको पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और पास ही नहीं होना है, एक अच्छे स्कोर के साथ पास होना है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्थाओं में बच्चों के पास 5 इंद्रियां बच्चा लेकर के जन्म लेता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा,
ये 5 इंद्रियां बच्चों के पास जन्म के समय होती हैं और इसी के आधार पे वो किसी वस्तु को की पहचान विकसित करना, उसके बारे में सोचना, तर्क करना, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स इसी आधार पे होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आगे मैं जितनी भी विशेषताओं को डिस्कस करूंगा, आप सारी विशेषताओं को जन्म से 2 वर्ष के बच्चों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं और कैसे कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इस अवस्थाओं में, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा, इस विशेषताओं का एक अर्थ क्या है, व्यवहारिक रूप में अर्थ क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्रिया है गामक क्रिया। पूछता है बच्चा गामक क्रिया करके किस अवस्था में सीखता है, तो गामक क्रिया माने मोटर वर्क। क्या? मोटर वर्क। मोटर वर्क का मतलब शारीरिक रूप से की गई क्रिया। शारीरिक रूप से की गई क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? गामक क्रिया। गामक क्रिया 2 तरह से होते हैं, एक सूक्ष्म गामक और एक स्थूल गामक। सूक्ष्म गामक क्रिया में हम, चलिए मैं आगे, सूक्ष्म गामक क्रिया में हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं और स्थूल में क्या करते हैं? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे सूक्ष्म का उदाहरण क्या होगा? ब्यूटी पार्लर में आपने देखा होगा लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं, थ्रेडिंग्स बनाती हैं, या सुई में धागा डालना, ये सब कहलाता है। जबकि स्थूल माने सारी क्रिया, जैसे क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, बोझ ढोना, ये सब सारी बातें स्थूल क्रिया कहलाती है। तो अभी मुझे समझना है गामक क्रिया। गामक क्रिया इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आती है, जो जन्म से 2 वर्ष में चलती है और इस अवस्था में बच्चों के सीखने का आधार जो होता है वो उसकी 5 इंद्रियां होती हैं। अर्थात गामक क्रिया का मतलब शारीरिक रूप से क्रिया करके बच्चा सीखता है। क्लियर? आगे मैं गामक क्रिया का एक और भी उदाहरण आपको दे दूं। जैसे बच्चे से आप कहिए कि गर्म पानी है और गर्म पानी में हाथ नहीं डालना है, बच्चा वैज्ञानिक है, नहीं मानेगा। और जैसे ही गर्म पानी में हाथ डालता है, त्वचा से फील करता है, अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, अर्थात अब बच्चे ने सीख गया गर्म पानी के बारे में कि इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है। दूसरी है आवाज और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। किस में आती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आती है। अर्थात बच्चे के सामने कोई भी आवाज, कोई भी साउंड्स आती है या प्रकाश आता है, बच्चा घर में लेटा हुआ है और जैसे ही बल्ब ऑन हुआ, कोई आवाज आई, बच्चा उसके प्रति तुरंत क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन करता है, आंखें बड़ी कर लेगा, चौंकी उठ जाएगा। ये कहलाते ही आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। मानसिक निरूपण भी इंद्रिय जनित गामक अवस्था की विशेषता है। इसमें बच्चा अपने मस्तिष्क पटल पे चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में कुछ फिगर्स अपने मस्तिष्क पटल पे बनाने लगता है, ये कहलाता है मानसिक निरूपण। मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। इस अवस्था में बच्चों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्तात्मक। आपको पता है कि बच्चा जन्म के समय कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर के जन्म लेता है ना? जैसे बच्चा जन्म के समय उत्तेजना नामक एक मूल प्रवृत्ति लेकर के जन्म लेता है और जन्म के बाद बच्चे का रोना गाना, बच्चे का हंसना, बच्चे का दूध, उसे प्यास लगी है तो पाने के लिए रोना, इस प्रकार की एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? बच्चे का मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार कहलाता है। वस्तु स्थायित्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में आया है। तो वस्तु स्थायित्व माने ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव कब आ जाता है बच्चों में? तो एकदम क्लियर ध्यान में रखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। इसका मतलब मैं आपको बता दूं एकदम आसान भाषा में, इस अवस्था ये जनरली बच्चों में 12 माह के बाद विकसित होते हैं, 12 से 18 माह के बीच में होते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसका एक फिगर्स अपने स्कीमा में मस्तिष्क पटल पे बना लेता है, छाप लेता है, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व। जैसे बच्चे के सामने दूध का बॉटल रखा हुआ है और अचानक से उसका दूध का बॉटल खो गया तो बच्चा दूध के बॉटल के लिए अपने रोने लगेगा। अर्थात बच्चे ने दूध के बॉटल का कॉन्सेप्ट, बॉटल्स के कुछ फिगर्स अपने स्कीमा में, अपने मस्तिष्क पटल पे बना लिया है, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व। क्लियर? जैसे अब बच्चे से कहेंगे रिमोट कहाँ है, तो बच्चा तुरंत रिमोट की तरफ देखता है। अर्थात रिमोट के बारे में कुछ वस्तु स्थायित्व माने रिमोट के बारे में अपने स्कीमा में कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है। जैसे बोलेंगे नाना कौन है आपके, तो बता देगा। बुआ कौन है, एग्जैक्ट इन सब चीज़ों के बारे में पता करने लगता है। या उसकी खिलौना, उस बच्चे के सामने उसकी खिलौना है, खिलौना दूर चला गया, बच्चा कहेगा मेरा खिलौना कहाँ है, रोने लगेगा। जैसे उसका खिलौना मिल जाएगा खुश हो जाएगा, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व। परावर्तित क्रिया माने कोई क्रिया पे कुछ न कुछ
प्रतिक्रिया देता है, ये कहलाता है परावर्ती क्रिया। क्लियर? तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था की विशेषता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसके विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है? भाषा। आपने इससे पहले देखा इंद्रिय जनित गामक में माने 0 से 2 वर्ष में क्या था? शारीरिक क्रिया थी ना, शारीरिक रूप से क्रिया करके सीख रहा था। लेकिन अब उसके विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो गया? माध्यम क्या हो गया? भाषा। अर्थात भाषा के माध्यम से अपने विचारों की क्या कर रहा है? अभिव्यक्ति करना दूसरी अवस्था में प्रारंभ कर रहा है। प्रतीकात्मक विचार माने किसी प्रतीक, किसी चिन्ह, किसी सिंबल्स के आधार पे भी विचार करना प्रारंभ किया। जैसे बच्चे ने ए जाना, बच्चे ने बी सिंबल्स को समझ पाया, सी सिंबल समझ रहा है, इसको डी सिंबल्स कहते हैं। इस प्रकार के विचार करना प्रारंभ कर देता है। केंद्रीकरण माने वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु की सभी गुणों और सभी विशेषताओं पे ध्यान नहीं दे पाता है, अर्थात उसमें से किसी एक ही गुण पे ध्यान दिया, ये कहलाता है केंद्रीकरण। जैसे बच्चे ने डॉग को देख रहा है, तो बच्चे ने डॉग के केवल पूंछ पे यदि ध्यान रखा है तो पूंछ के कॉन्सेप्ट को देखेगा, पूंछ के ही बारे में सोच पाएगा, तर्क कर पाएगा, ये कहलाता है केंद्रीकरण। माने किसी एक आधार पे सोचना ही केंद्रीकरण कहलाता है। अविलोमीयता का मतलब होता है, अविलोमीयता का गुण माने किसी भी वस्तु में यदि थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो बच्चा उसकी पुनः आकृति पर या पुनः वाले गुण पर वापस नहीं आ पाता है, ये क्या कहलाता है? अविलोमीयता। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो अविलोमीयता का गुण, अपलटावी गुण, संरक्षण का अभाव, जीववाद, पर निगमनात्मकता, ये सब किस में आती हैं? तो इंद्रिय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ये क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो चलो फिर से हम क्लियर करते हैं। अविलोमीयता का गुण किसे कहेंगे? किसी भी समस्या अथवा वस्तु के प्रारंभिक बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है। जैसे बर्फ से पानी या पानी से बर्फ का बनना। बच्चे ने फ्रिज में देखा, रात में पानी एक बोतल रखा और वो सुबह बर्फ बन गया, तो बच्चा अपने पानी को खोजेगा। वो नहीं समझ पाता है कि यही पानी का बदला हुआ रूप क्या है? बर्फ है। ये कहलाता है अविलोमीयता का गुण। अर्थात उसके सामने वस्तु के वो प्रारंभिक बिंदु पर वापस नहीं लौट पाएगा। थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो प्रारंभिक बिंदु पे नहीं लौट पाता है। यही अपलटावी गुण भी है। गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वो अपने प्रारंभिक गुण पे वापस नहीं आ पाएगा। है संरक्षण का अभाव, ये समझना है आपको। संरक्षण का अभाव आकृति में होती है। किस में होती है? आकृति में होती है। अर्थात मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वह मूल आकृति को क्या कर जाता है? भूल जाता है। जैसे बच्चे को बताया गया कि ये क्या है? रेखा, और रेखा से ही क्या बनाया गया? त्रिभुज। रेखा से किसका निर्माण कर दिया गया? त्रिभुज का। अब बच्चे से पूछेंगे रेखा कहाँ है, तो प्रारंभिक बिंदु को क्या करेगा? वो भूल जाएगा। अब उसे नहीं पता कि रेखा किसे बोलते हैं, उसे पता है रेखा तो सिर्फ एक लाइन को कहते हैं। अर्थात थोड़ी सी परिवर्तन कर देने पर वो क्या करता है? भूल जाता है। ये कर जाता है संरक्षण का अभाव। क्लियर? जीववाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीववाद का मतलब होता है, जीववाद का अर्थात क्या है? निर्जीवों को सजीव समझना। जीववाद का मतलब निर्जीव को सजीव समझना। निर्जीव को सजीव समझने का उदाहरण मैं दे दूं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, 3 से 4 साल या 2 साल के बाद के बच्चों को देखा होगा कि वो घर में किसी वस्तु से टकरा गया, लड़ गया, उसे चोट लग गई, तो कहता है कि देखो देखो मुझे दीवार ने मार दिया, मुझे दरवाजे ने क्या किया? मार दिया। अर्थात वो निर्जीव को भी क्या करता है? सजीव समझता है। उसकी मम्मी जाती है, कहती है क्यों मार दिए? बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। जैसे लगता है बच्चे को कि उसे भी क्या लग गई? चोट लग गई। अर्थात वो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है? सजीव। पर निगमनात्मक प्रक्रिया। पर निगमनात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है, दो वस्तुओं के गुण समान हैं तो वह पूरे गुणों को भी क्या समझने लगता है? समान। यदि कोई वस्तु है, दो वस्तुओं कि यदि गुण एक समान है तो उसके समान यदि कोई दूसरी वस्तु भी उसे देखेगी तो लगेगा कि सबके गुण क्या हैं? एक ही समान है। यह कहलाता है पर निगमनात्मक प्रक्रिया या पर निगमनात्मक
प्रक्रिया या सोच, इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है। अर्थात इसमें प्रत्यय का निर्माण करता है और बिना तर्क के बातों को क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। पर निगमनात्मक प्रक्रिया में वो किसी बातों पे तर्क नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, स्वीकार कर लेता है। जैसे 3 साल का बच्चा है, अपने पापा से कह रहा है मुझे क्या चाहिए, चाँद चाहिए। बच्चे को बताया उसके पापा ने, देखो ये चंदा मामा है, चाँद है, कहेगा मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए। उसके पापा क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉल लेंगे, बाल को कट करेंगे, अब चाँद की तरह बना के दे देंगे, कहेगा वाह मुझे चाँद मिल गया। बच्चा क्या हो गया, खुश हो गया। ये कहलाती है परनिगमनात्मक प्रक्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िए और नोट्स भी बनाइए साथ साथ में। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं डाउट रह जाएगा और आगे मैं इसका क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है 7 से 11। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के मैं बारे में बात करूं तो इसमें क्या आता है, विलोमीयता, संरक्षण, वर्गीकरण की प्रक्रिया और संक्रियाओं का ज्ञान बच्चों में क्या हो जाते हैं, डेवलप्स हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में बालक तार्किक बातों पर ध्यान देने लगता है तथा ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेगा। ठोस वस्तुओं के आधार पे, ठोस माने जो उसे दिखाई दे रही हैं, उसके आधार पे वो सोच करके समस्या का समाधान कर लेता है। ये कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात इसमें कौन से भाव पाए जाते हैं, विलोमीयता। विलोमीयता माने अब 2 वस्तुओं में परिवर्तन भी कर दिया जाए तो बच्चा समझ जाता है। जैसे बच्चे को क और क से ही बच्चे को बताया वो, और वो में ही लटका करके बता दिया क, अब समझ जाएगा कि वो का कॉन्सेप्ट अलग है और क का कॉन्सेप्ट अलग है। वो अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। ये कहलाता है विलोमीयता। जैसे पानी से बना बर्फ और बर्फ से पानी, समझ जाएगा कि यही पानी का बदला हुआ रूप बर्फ है और यही बर्फ से बन गया पानी। अर्थात अपने मूल प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा, विलोमीयता। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी, ये वस्तु में होता है, मैंने पहले भी बताया संरक्षण किस में होता है, तो वस्तु में होता है। और आप ध्यान में रखिएगा इसमें वह मूल आकृति पर वापस आ जाएगा। जैसे बच्चे को बताया आपने रेखा से बना त्रिभुज। अब बच्चे से पूछेंगे रेखा कितनी है, बोलेगा ये भी रेखा है, ये रेखा है और ये रेखा है, और तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, त्रिभुज का। वर्गीकरण माने चीज़ों को अब अलग अलग भागों में बांटने का भी काम कर रहा है। अर्थात सब्जी को एक जगह समझ पा रहा है, फल को एक जगह रख पा रहा है, सब्जियों को अलग समझ रहा है, इस तरह से जानवर अलग समझ रहा है, पालतू जानवर अलग समझ रहे हैं, वाइल्ड जंगल में रहने वाले जीवों को वर्गीकरण कर पा रहा है। ये कहलाता है वर्गीकरण की प्रक्रिया। गणितीय संक्रियाएं माने जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि प्रक्रियाओं को ठोस वस्तु के आधार पे माने उपस्थित करके बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान कर लेता है। ये कहलाता है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। क्लियर। तो आप ध्यान में रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, विलोमीयता, संरक्षण, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे यदि मैं बात करूं आपसे तो नेक्स्ट है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के बालक में अमूर्त बातों के संदर्भ में चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। अर्थात जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करना क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा। अर्थात उसमें चिंतन करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, चिंतन की प्रक्रिया बृहद डेवलप्स हो जाती है। अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। क्लियर। अर्थात इस चिंतन में क्रमबद्धता भी पाया जाता है। चिंतन जो करेगा वो एक रूप में, एक तर्क के आधार पे, क्रमबद्धता के आधार पे चिंतन करना भी प्रारंभ किया। सीधे आते हैं इसकी विशेषताओं के आधार पे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राक कल्पना या परिकल्पना। परिकल्पना माने अपने चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पे आगे के चीज़ों के बारे में भी सोच लेता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ये क्या कहलाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन। जैसे आपने देखा होगा मौसम वैज्ञानिकों को, मौसम वैज्ञानिक परिकल्पनात्मक चिंतन के आधार पे, रिसर्च के आधार पे ये बता देते हैं, मौसम वैज्ञानिक कि कल बारिश होने वाली है या 2 दिन टेम्परेचर्स हाई होंगे। उन्होंने रिसर्च किया, परिकल्पनात्मक चिंतन का आधार दिया और उन्होंने इसे बता दिया, जिसे प्राक कल्पना भी कहते हैं। कोई डाउट नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि परिकल्पनात्मक चिंतन या
प्राक कल्पना या परिकल्पना किस अवस्था में बच्चों में आ जाते हैं? तो किस अवस्था में आ जाता है? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस काल का बालक वास्तविकता से बाहर समस्याओं पर भी विचार करने लगता है। वास्तविकता तो जो है वो है, उसके बाहर क्या समस्याएं हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन। अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन, माने जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ किया। जैसे बच्चे के ग्लोब के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो बता देंगे ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ये कौन सी, देशांतर, और भूमध्य और देशांतर मिलकर के किसका निर्माण किया है? ग्लोब का। और इसी ग्लोब में ये क्या है तो बता देगा एशिया, एशिया के बगल में क्या है? यूरोप, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अर्थात अमूर्त चीज़ों के बारे में भी कल्पना कर पाता है कि उसके फिगर्स क्या होंगे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, अंटार्कटिका कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसके बारे में वो चिंतन कर पाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। इसमें बच्चों के चिंतन करने की जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? अपसारी चिंतन। अर्थात अपसारी चिंतन माने किसी भी समस्या का समाधान केवल एक आधार पे नहीं बल्कि कई तौर तरीके से कर रहा है, ये कहलाता है अपसारी चिंतन। मैं सृजनात्मकता पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं सृजनात्मकता दो प्रकार जैसे एक अपसारी और एक अभिसारी चिंतन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान में रखिएगा। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक में कौन सी आती है? अपसारी चिंतन की अवस्था या अपसारी चिंतन करना प्रारंभ करता है, माने किसी समस्या समाधान का केवल एक ही तरीका नहीं बल्कि अनेकों तरीका, अनेकों सॉल्यूशंस करना ही क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। आगे हम थोड़ी सी बात करें आपसे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पियाजे ने एक स्टेटमेंट दिया कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट टू नॉलेज इटसेल्फ, इस बात को किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। इनकी एक पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड और इनकी एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड्स। लास्ट वन, पिछली बार एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पिछली बार एक क्वेश्चन कैरी किया हुआ था कि अवस्था का सिद्धांत या चरडी सिद्धांत में जो विकास होते हैं वो निरंतर होते हैं कि अनिरंतर? तो ध्यान में रखिएगा, अनिरंतर माने निरंतर। डिसकंटिन्यूअस बच्चों में क्या होते हैं? विकास की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये कितने लेवल्स में होते हैं? 4 लेवल्स में, और चारों लेवल्स में विकास की अवधारणा क्या है? अलग अलग। इसमें गामक क्रिया करके, इसमें पूर्व संक्रियात्मक, इसमें मूर्त और इसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में सीख रहा है। तो लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना है, यदि पूछे कि बाल विकास निरंतर होता है कि अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर। लेकिन पियाजे में यदि पूछे तो पियाजे के अकॉर्डिंग अनिरंतर, अर्थात चरडी विकास के अकॉर्डिंग या अवस्था के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अनिरंतर। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसे एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स ऑल, गुड बाय, गुड नाइट।